हेलो स्टूडेंट, हमने 12th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने कहा था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए आइए इसको आगे स्टार्ट करते हैं और जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में आपकी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्या है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, उनको कराती हूँ मैं। शायद वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, पहली बुक कौन सी है आपकी? अर्थशास्त्र। कौन सी बुक है? अर्थशास्त्र, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य। और कौटिल्य कौन थे? मैंने आपको बताया थे कौन थे। चंद्रगुप्त के गुरु थे। कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे। ठीक है, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है, ठीक है, नाम से अर्थशास्त्र लग रहा है पर इसमें क्या है? अर्थशास्त्र का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। आपको पता होना चाहिए इसमें क्या? पूरे प्रशासन, ठीक है, ये मिस्टेक हो रखी। ठीक है, इसमें क्या, जो पूरा प्रशासन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, और ये आपका क्या, मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत भी बनता है। दूसरा है आपका मेगास्थनीज की इंडिका। क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका, जो कि कहाँ से आया था? यूनान से आया था। और यूनान से आने के बाद वो क्या करते हैं, किसके दरबार में आते हैं? चंद्रगुप्त के दरबार में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, और यहाँ पे क्या, मौर्य समाज के बारे में जानकारी लिखते हैं। और यही वो व्यक्ति जिन्होंने क्या 6 सैनिक समितियों के बारे में बताया था, जो कि हम क्या पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, हमारे आपके और एक हमारी पुस्तक है महावंश। कौन सी पुस्तक है हमारी? महावंश। इसको किसने लिखा है? बौद्ध भिक्षु। किसके द्वारा लिखा गया है? बौद्ध भिक्षु के द्वारा क्या हमारी पुस्तक लिखी गई है। और ये कौन थे? श्रीलंका के क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? श्रीलंका से। इन्होंने क्या अशोक और उनके बौद्ध धर्म के बारे में प्रसार प्रचार करा, उनके बारे में लिखा है। अगली पुस्तक है हमारी दीपवंश। कौन सी? दीपवंश। और इसको भी क्या एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा में लिखा गया। और ये क्या श्रीलंका का क्या सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। 1 मिनट में आपके लिए रफ कर दूं। ठीक है, इसके अलावा भी जो हमारी कुछ पुस्तक है वो मैं आपको बता देती हूँ अलग से। ठीक है, अष्टाध्यायी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी भी गई है। कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा आपकी क्या अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। अगली है आपकी हर्षचरित। कौन सी पुस्तक है? हर्षचरित। हर्षचरित की रचना आपकी क्या वाण भट्ट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? वाण भट्ट के द्वारा क्या हर्षचरित की रचना की गई है। अगली है आपकी मुद्रा राक्षस। कौन सी? मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखी गई है विशाखा दत्त। ठीक है, किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा क्या लिखी गई है। नेक्स्ट है आपकी बुद्ध चरित। कौन सी है? बुद्ध चरित। और इसकी रचना किसने करी है? अशोक घोष के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अशोक घोष के द्वारा क्या इसकी रचना की गई है। अगली है आपकी राजतरंगिणी। ये कौन सी है? राजतरंगिणी। और इसको किसने लिखा है? कल्हड़ ने। किसने लिखा है? कल्हड़ के द्वारा क्या इसकी रचना की गई है। अगली कौन सी है आपकी? चरक संहिता। कौन सी है? चरक संहिता। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? चरक के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपकी कुछ सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो इन बुक्स को क्या रखना, याद करना। और ये कुछ बुक्स हैं जिसमें क्या इनका ये भी बताया गया कि किस चीज में क्या किसका वर्णन है। ठीक है, और आप एक याद रखना, एक है आपकी इसमें जातक कथाएं। कौन सी कथाएं? जातक कथाएं। जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं। और ये कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? ये पाली भाषा में लिखे जाते थे। कौन सी भाषा में लिखी जाती थी? पाली भाषा में। ठीक है, इसको कौन सी भाषा में लिखा जाता था? पाली भाषा में लिखा जाता था। और आखिरकार इसमें मिलता क्या है, तो याद रखना इसमें हमें क्या मिलता है। इसमें हमारे महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित क्या है, सभी जो उनके पूर्व जन्म और जन्म से संबंधित क्या सारी कथाएं मिलती है। किससे संबंधित? महात्मा गौतम बुद्ध, सॉरी, ठीक है, किससे संबंधित जातक कथाएं में किसकी जानकारी दी गई है, कौन सी कथाओं के बारे में जानकारी दी गई है? महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित पूर्व जन्म और क्या उनके जन्म के पश्चात की क्या सारी कथाएं इसमें दी गई। और कौन सी भाषा में लिखा गया है इसको? ठीक है, याद रखना पाली भाषा में इसको लिखा गया। और याद रख लो आपके अशोक के अभिलेख है। ठीक है, अशोक के अभिलेख, ये मैं रफ कर देती हूँ।
अशोक के अभिलेख। ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? लिखवाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा लिखवाया गया था? अशोक के द्वारा इसको लिखवाया गया था। ठीक है, तो ये आपकी कुछ क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनको आप सभी याद रखेंगे। यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे करते जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे। अभिलेख साक्ष्यों की सीमा। अभिलेख साक्ष्यों की सीमा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभिलेख किसे कहते हैं, तो याद रखना जो हमारी क्या कठोर सतह या फिर किसी क्या जो धातु पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम अभिलेख कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका अभिलेख शास्त्र। क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र। एक क्वेश्चन और, सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, देखो ठीक है, जो हमारे अभिलेख हैं इनकी भी क्या कुछ होती हैं? सीमाएं होती हैं। ठीक है, ये एग्जाम आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना। पहला आपका क्या है, इसमें जो आपके अभिलेख है क्या इनको हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते हैं। कैसे हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते हैं? ऐसे होता ना कि आपने पेंसिल से लिखा है, बाद में वो हल्के पड़ जाते हैं, फिर आपने हल्का लिखा तो हमें क्या सही से नहीं पता चलता कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। देखिए क्या है इनकी सीमाएं। जो हमारे अभिलेख क्या है हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जिससे क्या उसको पढ़ने में कठिनाइयां होती है, तो क्या इनकी लिमिटेशन है। अगला क्या है, कुछ अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अभिलेख होते हैं वो टूट भी सकते हैं, तो उसकी जो अक्षर होते हैं क्या हो जाते हैं? वो खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, जिससे क्या हम उसको पता नहीं लगा पाते कि क्या वो एग्जैक्ट क्या लिखा है। ठीक है, और वास्तविक अर्थ समझ में। अब अभिलेख क्या आज के टाइम पे इतना लिखा नहीं जाता है। अभिलेख क्या पुराने टाइम पे लिखा जाता है। पुराने टाइम पे क्या जो हमारी लैंग्वेज थी, जो हमारी भाषाएं थी, सब क्या थी अलग अलग थी। ठीक है, ऐसे में हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा तो वहाँ की जो लिपि थी कैसी थी? चित्रनात्मक थी। ठीक है, जिसको क्या पढ़ने में क्या हो रही थी समस्याएं। आज के टाइम पर क्या उसे हम पढ़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम क्या उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते कि आखिर ये क्या है, दरअसल असल में क्या ये लिखा हुआ है। तो हमें कौन सी कठिनाइयां आती हैं? उनका वास्तविक अर्थ समझने में भी क्या है कठिनाइयां मिलती है। ठीक है, और अब अगला क्या है आपका, दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए नहीं मिलते। अब ये तो सोचो, ऐसा तो है नहीं, अब जानते हो कि पत्थरों और धातुओं में लिखना कितना कठिन कार्य है आपका। हम क्या अब ये लिख नहीं सकते हैं कि हमारी ये पेन कॉपी हमने रोज लिया अपनी क्या डायरी लिख रहे हैं। ठीक है, वहां पे क्या जो दैनिक जीवन और जो आम जनता है इनके बारे में क्या कोई भी क्या जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, अभिलेख तभी लिखवाए जाते हैं जब क्या है कोई क्या विशेष जानकारी दी जाए। जैसे क्या अशोक ने क्या करा है आपको 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन करवाया। आई होप अभी तक आपको ये याद हो गया होगा कि अशोक ने क्या 13वें अभिलेख में क्या लिखवाया है। ठीक है, तो हमें क्या होती है इनमें, ठीक है, राजा महाराजाओं के बारे में लिखी जाते हैं, उनके युद्ध के बारे में लिखा जाता है, कब कौन सा राजा सिंहासन पर बैठा है, ये सारी जानकारियां दी जाती है, ना कि क्या आम जनता और दैनिक जीवन के बारे में। ठीक है, ठीक है, और आपका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये आप ठीक है अभिलेख बनाने वाले के विचार। ठीक है, उनके विचार पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार के अभिलेख लिख रहे हैं और किस वे में क्या अभिलेख लिख रहे हैं। तो ये आपके सारी क्या हो गई अभिलेख शास्त्रों की सीमा। इसमें आप एक और ऐड कर लेना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो अशोक के अभिलेख क्या ऐड करोगे आप? अशोक के अभिलेख। ठीक है, कितने अभिलेख थे टोटल? 14 अभिलेख। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्या आपका पूरा होता हुआ। ठीक है, इन सबको आप याद रखेंगे, आगे हम अगली क्लास में क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एनएस कोचिंग सेंटर को सपोर्ट करें।